Good morning, children. How are you all? Hope you are all doing fine. And are you feeling fresh? If not, that means you haven't had good sleep. And if yes, that means you are well in time for your class. That is in the morning hours. I'm assuming you to be there in the morning hours doing your studies. Okay, so now where did we leave? In our last class, we were doing कविता पाठ 1 वर्षा ऋतु. हमने कविता कर ली. अब हम करते हैं अभ्यास. तो चलिए शुरू होते हैं शब्दार्थ और मुहावरों से. शब्दार्थ और मुहावरे. झकोरा हवा का झोंका, मुक्ति छुटकारा, जड़ जिनमें जान ना हो, तन शरीर, शीतल ठंडी, घटा काले बादल, मन मारे उदास, वेग गति, चाल भाव, पर्वत पहाड़, फूला ना समाना, बहुत खुश होना, छटा शोभा सुंदरता, पवन हवा, अमराई आम का बगीचा. बच्चों, ये जो शब्दों के अर्थ दिए हैं, इन्हें आप अपनी नोटबुक में जिस तरह हम हमेशा लिखते हैं, एक शब्द के नीचे दूसरा शब्द और उसका मीनिंग एक सीक्वेंस में लिखोगे. एक ही लाइन में नहीं लिखोगे जैसे इस स्लाइड में दिख रहा है. ठीक है. लाल रंग के वर्ड्स आप लिखोगे और उनके सामने ब्लैक रंग के उनके मीनिंग्स जो दिए हुए हैं वो लिखोगे. ठीक है. समझ में आया? ओके. यू हैव बीन डूइंग इट दैट वे. शुड नॉट बी डिफिकल्ट. सही उत्तर के सामने टिक लगाओ. अब आप ध्यान से सुनो और फिंगर रखो हर उस वर्ड पे जो मैं बोलने जा रही हूँ. और ध्यान से सोचना, क्योंकि अब हमने कविता तो बहुत बार पढ़ ली है, आपको आंसर्स तो आने चाहिए. हवा के झोंकों से कौन सा फल टप टप गिरता है? जामुन, आम, लीची. आपकी कविता के आखिरी पद में जो स्टैंजा था, आखिरी में हमने क्या पढ़ा था? अमराई. अमराई क्या था? आम का बगीचा. सो यहाँ पे आम है सही आंसर. हवा के झोंकों से कौन सा फल अमराई में गिरता है? वो आम का फल. तो आम. किनका बहाव दुगना हो जाता है? झरनों का, तालाब का या नदियों का? अब जब आप फर्स्ट 3 पैरास पढ़ोगे अपनी कविता में तो आपको पता चलेगा क्या था? नदियाँ. वर्षा ऋतु में कैसी हवा चलती है? वर्षा ऋतु है तो शीतल पुरवाई. गरम लू गर्मी में, आंधी तूफान भी नहीं था हमारी कविता में, तो शीतल पुरवाई चलती है वर्षा ऋतु में. ठीक है. पढ़ो और समझो. इसमें बच्चों जो शब्द दिए हैं उनके पर्यायवाची शब्द दिए गए हैं. उस जैसे पेड़, वृक्ष, तरु. तो पेड़ को और भी कई नामों से बोला जाता है, जैसे वृक्ष और तरु. अगर आप बोलोगे तो उसका मतलब भी पेड़ होगा. और पेड़ क्या होता है इंग्लिश में? ट्रीज. जैसे आपका नाम है, आपको घर में मम्मी पापा प्यार से कुछ और नाम बोल जाते हैं और दादा दादी किसी और नाम से बुला लेते होंगे, तो आपके भी तो निकनेम हो जाता है, एक ऑफिशियल नेम हो जाता है जिससे आपकी टीचर बुलाती है, स्कूल में आपका एडमिशन होता है. पर आप हो तो वही पर्सन ना, आप इंसान तो वही हो. आपका नाम अलग अलग है लेकिन आप तो सेम पर्सन हो. सेम वे
सिमिलर मीनिंग वाले, सेम मीनिंग वाले जो वर्ड्स हैं और अलग अलग नाम से हैं, उनको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्वत, पर्वत इज़ अ माउंटेन, और पर्वत को अलग अलग नाम से भी बुलाते हैं, पहाड़, गिरी। तो अगर आप कहीं पे गिरी पढ़ेंगे तो आप ये मत सोचना ये गिरी क्या है, पहाड़ क्या है या पर्वत क्या है। तो आपको पता है कि ये तीनों वर्ड्स एक ही चीज़ बता रहे हैं और एक ही बात बता रहे हैं, एंड दे आर रेफरिंग टू द सेम थिंग, दैट इज माउंटेन्स। अब आगे देखिए, फूल, फूल मीन्स फ्लावर। और फूल को किस नाम से बुलाते हैं हिंदी में? अलग अलग नाम है, सुमन, पुष्प। तो यू हैव अ चॉइस, आपको क्या वर्ड यूज़ करना है, बट यू हैव टू लर्न पर्यायवाची शब्दों के। बादल, मेघ, घन। मेघ का मतलब भी बादल है और घन का मतलब भी बादल। बादल इज क्या होता है? क्लाउड्स। हवा, एयर, हवा मीन्स एयर। पवन, वायु। द डिफरेंट नेम्स बट सेम मीनिंग। सूरज, सन। उसको, सूरज को और भी दो नाम है, रवि, दिनकर। ये दो नाम तो हम बताते हैं, लेकिन और भी शब्द होते हैं पर्यायवाची शब्द में, ठीक है? तो ये आप अच्छे से याद कर लीजिएगा ताकि आपको पता हो। चलिए, अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारी क्या है? पढ़ो, समझो और चुन कर लिखो। अब इसमें, इस बॉक्स के अंदर आप देखेंगे कि कुछ शब्द दिए गए हैं और आपने कविता भी अच्छे से पढ़ी है, तो आपको मतलब भी हर चीज़ का समझाया गया है, हर शब्द का। तो आप देखिए, कविता में जो वर्ड्स थे, जो नाउन्स थे, उनको किस तरह, उनके बारे में कौन से एडजेक्टिव्स यूज़ किए थे या विशेषण यूज़ किए थे समझाने के लिए। हमारे पास नाउन्स हैं, तो आपने इंग्लिश में आपको आसानी से समझ में आता है, इसलिए मैं आपको साथ साथ में इंग्लिश ग्रामर भी बताती जा रही हूँ कि ये जो नाउन्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं नाम, किसी भी चीज़ के नाम को संज्ञा कहते हैं और संज्ञा को नाउन कहते हैं। तो ये जो वर्ड्स हैं, बरसात, घटा, धरती, पुरवाई, हरियाली, जोश, झकोरे, ये सब क्या है? किसी चीज़ के नाम हैं और इन्हें संज्ञा शब्द कहते हैं। अब कवि ने इन संज्ञा शब्दों को अपनी कविता में यूज़ किया है, साथ में कवि ने इनके बारे में बताया कि ये कैसी हैं। तो कैसी शब्द से हमें पता चलता है कि वो विशेषण शब्द हैं, एडजेक्टिव्स हैं, विच टेल अस अबाउट द क्वालिटी ऑफ अ थिंग। सो यहाँ पे बरसात है, बरसात मीन्स बारिश। तो कैसी बारिश? सुहानी बारिश, है ना? सुहानी मतलब वर्षा में हमें अच्छी लगती है सुहानी बारिश। घटा, अब घटा के लिए आपको वर्ड चुनना है, तो वो क्या हुआ? घनघोर। आपको पता है घनघोर, स्टॉर्मी विंड, घनघोर घटा। बादलों की भी हो सकती है, और जब हवा का झोंका आता है, घनघोर झोंका, ये भी बोल सकते हो आप। तो घनघोर इस किस तरह की घटा, किस तरह के बादल थे? घनघोर, काले बादल, भारी, पानी से भरे हुए। धरती, प्यासी, कैसी धरती थी? गीली तो नहीं थी मिट्टी, सूखी मिट्टी थी धरती, तो उसको बताने के लिए क्या कहेंगे? प्यासी। प्यासी मीन्स थर्स्टी। पुरवाई, हवा, अब हवा कैसी थी? शीतल। शीतल मीन्स अच्छी, बहुत स्ट्रॉन्ग विंड नहीं थी। शीतल मतलब प्लेजेंट विंड थी, ना ज़्यादा तेज़ थी और ना ही ज़्यादा, और ना ही बिल्कुल कम थी। हरियाली, सुंदर, कैसी लगती है हरियाली आसपास? घास की, पेड़ पत्तों की, सुंदर। सुंदर मीन्स ब्यूटीफुल। जोश, नया जोश। अब नया जोश मतलब वी फील रिफ्रेश्ड, वी फील एनर्जेटिक। जोश कैसा था हमारा? नया जोश।
मुरझाए हुए नहीं थे पेड़, उनमें नया जोश था। झकोरे, झकोरे आपको मालूम है वेव्स को बोलते हैं, झोंकों को बोलते हैं। तो किस तरह के हवा के झोंके थे? हवा के वेव्स थे। विंड वेव्स कैसे थी? गरम, गर्मी के मौसम में। तो हमने वो सारे वर्ड्स यूज़ किए हैं जो कवि ने कविता में यूज़ किए हैं, हमें ये बताने के लिए कि क्या क्या हो रहा था उस समय। ठीक है, नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। समान तुक वाले शब्द लिखो। जोश, मारे, दल, आम, घटा, सुख, शीतल, धुन। समान तुक वाले शब्द लिखो। समान तुक से मतलब है सिमिलर साउंड वर्ड्स, जिनका मिलता जुलता साउंड हो। जैसे जोश, जोश में जा को ओ की मात्रा है तो ओ का साउंड आता है, और श है आखिरी में तो श का भी साउंड होना चाहिए जो भी वर्ड हम सोचते हैं। तो जोश बोलकर देखिए, वैसा सिमिलर साउंड वर्ड कौन सा हो सकता है? होश, क्योंकि होश में भी श लगता है आखिर में और ओ की मात्रा लगती है। इसी तरह हम बाकी शब्दों के लिए भी बोल कर देखेंगे, उनके साउंड को समझेंगे और उसी तरह के मात्रा वाले और अक्षर वाले आखिरी में वर्ड्स जो हैं वो ढूंढेंगे। ठीक है, आखिरी अक्षर में जो मात्रा है और जो अक्षर है वो होना ज़रूरी है। आखिरी अक्षर सेम होना चाहिए दोनों शब्दों का, और पहले वाले शब्द में अक्षर अलग हो सकता है लेकिन उसकी मात्रा का साउंड होना चाहिए, तो हमें वैसी मात्रा चाहिए उस शब्द में भी। तो चलिए अभी मारे, दल, आम, घटा, सुख, शीतल, धुन। सोचिए ज़रा और अपने सोचे हुए शब्द को कॉपी में लिखिए और फिर देखिए जो मैम ने पॉइंट्स बताए हैं, पहले वाले अक्षर में सेम सिमिलर मात्रा है कि नहीं है, क्योंकि साउंड सेम होना चाहिए, और सेकंड अक्षर को सेम होना चाहिए और उसकी मात्रा भी सेम होनी चाहिए। वो भी देखिए, सोचिए। चलिए, आपने सोचा, नहीं सोचा, आगे मैडम ने क्या सोचा वो बताते हैं। इनके आंसर्स जो उत्तर हैं, समान तुक वाले शब्दों के उत्तर हैं, और इनमें से देख के आप खुद लिखेंगे। ठीक है, अपनी टेक्स्ट बुक में भी और नोटबुक में भी। तो मैम ने आप कुछ शब्दों के दो दो बताए हैं, आपकी मर्जी है, आप एक भी दोनों लिखिए, लेकिन याद आप कोई सा भी एक जो आपको आसान लगता है वो कर सकते हो। ठीक है, जोश, होश, खामोश, खामोश, मो के ऊपर ओ की मात्रा आ गई और शा आ गया। ठीक है, तो खामोश, आखिरी शब्द का साउंड सेम ही है। होश, मारे, हारे, सारे, दल, हल, फल, आम, काम, नाम, घटा, हटा, कटा, फटा भी हो सकता है, सुख, दुख, मुख, शीतल, पीतल। ये 3 अक्षर का शब्द है इसलिए मैंने आपको एक ही बताया है। धुन, सुन, बुन। ठीक है, अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। वर्षा ऋतु पाठ के मौखिक प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो। मौखिक का मतलब क्या होता है? ओरली। सो पहला प्रश्न है, बरसात का मौसम किस मौसम के बाद आता है? बरसात का मौसम
गर्मी के मौसम के बाद आता है। तो अगर ये वन वर्ड आंसर में आ गया, एक शब्द वाले आंसरों क्वेश्चंस में, तो आप क्या करोगे? गर्मी लिख सकते हो। गर्मी का मौसम के बाद आता है। जड़ जीवों को किससे छुटकारा मिल गया है? किससे मिला? सोचो। जड़ जीवों, निर्जीव और जीवित जीवों को, मतलब जो आसपास हमने कविता में पढ़ा था ना, निर्जीव और जीवित प्राणियों को किससे छुटकारा मिल गया? लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स को लू के गरम झकोरों से। लू के गरम झकोरों से मतलब हॉट विंड वेव्स। पेड़ों पर बरसात का क्या असर हुआ? बरसात के मौसम के आने पर सूखे और मुरझाए हुए पेड़ भी हरे भरे हो गए। और अब हम अगले राउंड ऑफ क्वेश्चन आंसर्स में जाते हैं, जो लिखित हैं। लिखित मीन्स रिटन क्वेश्चन आंसर्स। तो इसमें छोटे लघु क्वेश्चन आंसर्स भी हैं और एक लॉन्ग आंसर है, लंबा आंसर। ज़्यादा लंबा नहीं है, आप याद कर सकते हो। तो चलिए मैं रीड करती हूँ और सामने आप भी देखिए और इसको इसके बाद याद भी करोगे, ठीक है? पहला क्वेश्चन, बरसात का मौसम आने पर चारों ओर क्या दिखता है? उसका उत्तर है, बरसात का मौसम आने पर चारों ओर सुंदर हरियाली छा जाती है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर खा, वर्षा ऋतु में आसमान कैसा दिखता है? इस प्रश्न का उत्तर क्या है? उत्तर खा, वर्षा ऋतु में आसमान काले बादलों से भरा दिखाई देता है। प्रश्न ग, वर्षा ऋतु में कौन सा फूल सुंदरता बिखेरता है? उत्तर ग, वर्षा ऋतु में गुल मेहंदी के फूल चारों ओर अपनी सुंदरता बिखेरते हैं। वर्षा ऋतु में नदियों, पर्वतों और झरनों में क्या बदलाव आता है? ये कौन सा प्रश्न है? घ। उत्तर घ क्या हुआ? उसका आंसर क्या है? वर्षा ऋतु में नदियों का वेग दूना हो जाता है। दो गुना हो जाता है ना, उसको दुगना भी कहते हैं और दूना भी कहते हैं। पर्वत धुल कर साफ हो जाते हैं और झरनों की धुन मन को भाती है। चलिए बच्चों, इसी के साथ हमने अपने प्रश्नोत्तर राउंड को ख़त्म किया और कविता के हमने इस लेसन 1 पार्ट 1 कविता वर्षा ऋतु की एक्सरसाइजेस भी ख़त्म कर ली हैं। और अब हम अगले दिन नेक्स्ट लेसन पार्ट 2 पे जाएंगे। उससे पहले आज का आपका कार्य है, गृह कार्य है, प्रैक्टिस लर्निंग द पोएम। कविता को याद करें अच्छे से। इन एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर आपने नहीं लिखा है, पहले हम ये सारा काम कर चुके हैं, अगर आपने नहीं लिखा है वो आप लिख सकते हैं अपनी फेयर नोटबुक में। और अब आप अगर बाई चांस कुछ छोड़ चुके हैं तो क्रॉस चेक भी कर सकते हैं और इसमें बार बार देख भी सकते हैं। तो सुंदर हैंडराइटिंग में लिखना ज़रूरी है। अगर आपकी हैंडराइटिंग अच्छे से नहीं लिख रहे हो और अच्छी नहीं है तो आप प्लीज़ उसको पहले रफ़ कॉपी में लिखिए, फिर आप फेयर कॉपी में लिखिए, ताकि इट गिव्स यू लिटिल प्रैक्टिस टू राइट नीटली ऑल्सो। थोड़ा साफ़ सुथरा लिखना ज़रूरी है। अब आप क्लास 3 में आ गए हैं, ठीक है? और स्पेलिंग्स का भी ध्यान रखिएगा। आपने शब्दार्थ याद करने हैं, सारी एक्सरसाइजेस देखनी है, क्वेश्चन आंसर्स भी याद करने हैं, ठीक है? तो बहुत सारा काम है जो आज के लिए काफ़ी है।
बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि याद करना तो हमें पड़ता ही है, ठीक है। और अगर समझ लिया है तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ओके देन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।